Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel Biology by Bint Ali. Mitochondria, singular mitochondrion. A mitochondrion is a membrane bound organelle found in eukaryotic cells. तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके पास जो है वो मेम्ब्रेन होती है, यानी कि कंप्लीटली अपनी मेम्ब्रेन के साथ जो है वो कवर्ड होता है। क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है तो ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का जो है वो लेक्चर अपलोडेड है चैनल पर, आप लोग देख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया contain two phospholipid bilayer. There is an outer membrane and an inner membrane. तो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी सेल मेम्ब्रेन की तरह ही बना हुआ होता है। ये भी बायलेयर है, फॉस्फोलिपिड बायलेयर, और दो लेयर्स होती है। एक को हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन और दूसरे को हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर आप लोग इस पिक्चर में देखें, दैट वन इज द आउटर मेम्ब्रेन। ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को ब्राउन टाइप कलर में नजर आ रहा है, तो ये जो है वो आउटर मेम्ब्रेन है, जबकि ये जो इनर मेम्ब्रेन है, आप लोग ये ब्लू कलर की जो है वो इस तरह के जिगजैग मैनर में स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो इसको हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। द इनर मेम्ब्रेन कंटेन्स many folds called cristae, which contains specialized membrane proteins that enable the mitochondria to synthesize ATP. तो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, इसका काम होता है पूरे जो है वो स्ट्रक्चर को कवर करना, मगर इनर मेम्ब्रेन स्पेसिफिक जो है वो मेम्ब्रेन होती है एक खास किस्म की, जिसके पास जो है वो एंजाइम्स होते हैं और उन एंजाइम्स की मदद से माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी को सिंथेसाइज करता है। Inside the inner membrane is a jelly like matrix. ये जो इनसाइड आप लोग पोर्शन देख रहे हो ब्लू कलर का, ये जो है वो मैट्रिक्स कहलाया जाता है, यानी कि फ्लूइड पोर्शन होता है, जेली की तरह होता है। द कंपार्टमेंट The compartments of the mitochondrion are shown in figure 4.21. तो ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो, स्पेस बना हुआ है, तो यहाँ पर ये इनको हम कंपार्टमेंट कहते हैं, यानी कि जो है वो स्पेसेस बने हुए हैं जिनके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। और ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर है, ये इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी, और दैट वन इज द आउटर मेम्ब्रेन। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसाइज करता है, इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये जो है वो पावर हाउस है सेल का। तो ये पावर हाउस है, यानी कि पूरे सेल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ही है जो कि एटीपी सिंथेसाइज करता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है ऑक्सीजन की मदद से। During aerobic respiration, energy is produced in the form of ATP. Therefore, the mitochondria is also called powerhouse of the cell. तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है ताकि एटीपी सिंथेसाइज की जा सके। और क्योंकि एटीपी सिंथेसाइज की साइट होती है माइटोकॉन्ड्रिया, इस वजह से हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो है वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि ये जो फोल्ड्स बन रहे हैं, ये जो कंपार्टमेंट बन रहे हैं, इनको हम कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को स्पेस नजर आ रहा होगा, दैट इज द इनर मेम्ब्रेन स्पेस। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने राइबोसोम्स भी होते हैं और अपना डीएनए भी होता है। अपना डीएनए होना, इसका मतलब ये होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल्फ एंटिटी है
जो कि अपनी रेप्लिकेशन भी खुद कर सकता है, अपने आप को जो है वो मल्टीपल जो है वो कॉपीज में कन्वर्ट कर सकता है, डिवीजन कर सकता है। ये इस वजह से होता है कि अगर किसी सेल को ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड हो तो उस टाइम पर माइटोकॉन्ड्रिया अपनी मल्टीपल कॉपीज बना ले जल्दी से अपने डीएनए की मदद से, ताकि जो है वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो है वो एक सेल में बन सके। और राइबोसोम्स भी इसके पास अपने ही होते हैं इसी मैट्रिक्स के अंदर, ताकि जो है वो मतलब प्रोटीन्स वगैरह जिन भी प्रोटीन की ज़रूरत हो तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद ही क्रिएट कर सके। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं हम कि एटीपी को सिंथेसाइज करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो एटीपी सिंथेस एंजाइम रिक्वायर्ड होगा। और अगर ये एंजाइम जो है वो मतलब नहीं बना हुआ तो माइटोकॉन्ड्रिया फौरन अपने राइबोसोम्स की मदद से इसको खुद ही जो है वो बनाना स्टार्ट कर देगा, ताकि फौरन ही एटीपी को सिंथेसाइज कर सके। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। The endoplasmic reticulum ER is an organelle found in eukaryotic cells only. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड है, इस वजह से ये भी सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट होता है। The ER has a double membrane consisting of a network of hollow tubes, flattened sheets and round sacs. तो ये जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि मेम्ब्रेन डबल होती है, यानी कि दो मेम्ब्रेन होती हैं जो कि पूरे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को कवर करती हैं। और इसके अलावा नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नेटवर्क के फॉर्म में हम ये कहते हैं कि पूरे सेल में जो है वो इनका नेटवर्क बना होता है जैसे कि केबल्स की तरह। और खुद इनका स्ट्रक्चर होलो ट्यूब्स होती हैं इनरली, यानी कि ये होलो होंगी। और फ्लैटेंड शीट्स होती हैं, राउंड इनके पास सैक्स होती हैं। जैसे कि ये स्ट्रक्चर आप लोग देख लें कि ये फ्लैटेंड शीट्स बनी हुई है और यहाँ पर इनकी जो है वो एंडोप्लाज्मिक वेसिकल्स यानी कि सैक्स बनी हुई है। These flattened hollow folds and sacs are called cisternae। तो इनको हम जो है वो cisternae कहते हैं। That portion is called cisternae। ठीक है, तो इसको हम ये वाली जो इस तरह की प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है इसको सिस्टर्नाई कहा जाता है। द ER इज लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म एंड इज कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर एनवलप। इस स्ट्रक्चर में आप लोगों को जो है वो दिखाया हुआ है कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है सेल में, ये न्यूक्लियर एनवलप के साथ जो है वो कनेक्टेड होता है और इसी वजह से जो है वो ये ट्रांसपोर्ट का भी काम कर लेता है। There are two types of endoplasmic reticulum, smooth and rough ER. Smooth endoplasmic reticulum does not have any ribosomes attached. It is involved in the synthesis of lipids, including oils, phospholipids, and steroids. It is also responsible for metabolism of carbohydrates, regulation of calcium concentration, and detoxification. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के जो है वो दो डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास। उनमें से फर्स्ट हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होगा स्ट्रक्चर तो इसी तरह से होगा, मगर यहाँ पर देखो आप राइबोसोम्स देख रहे हो कि अटैच हैं इस पर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पर ये राइबोसोम्स कहीं पर भी अटैच नहीं होते, यानी कि सरफेस जो है वो कम्प्लीटली स्मूथ होती है। तो इस वजह से हम उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम SER ये है कि ये सिंथेसाइज करता है लिपिड को बना रहा होता है जिसमें ऑयल्स भी आ जाते हैं, फॉस्फोलिपिड भी आ जाता है और स्टेरॉइड्स की फॉर्म भी आ जाती हैं। मेटाबॉलिज्म करता है कार्बोहाइड्रेट की, कैल्शियम को रेगुलेट करता है,
ये आप लोग डिटेल में इंटर क्लास में इस वाले फंक्शन को पढ़ोगे कि हाउ द कैल्शियम इज रेगुलेटेड बाय द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन हम कहते हैं यानी कि टॉक्सिक मटेरियल को डिटॉक्सिफाई करना, खत्म करना या उसकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस कर देना। Rough endoplasmic reticulum is covered with ribosomes, giving the endoplasmic reticulum its rough appearance. It is responsible for protein synthesis and plays a role in membrane production. The folds present in the membrane increase the surface area, allowing more ribosomes to be present on the ER, thereby allowing greater protein production. दैट स्ट्रक्चर जो कि अभी हम लोगों ने कहा कि राइबोसोम्स अगर अटैच हो तो पूरी सरफेस रफ नजर आना स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से ये सेकंड टाइप ऑफ ईआर, इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ज्यादातर जो है वो जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है वो ये होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो एक लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा होता है ताकि प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज्यादा हो सके। राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। तो राइबोसोम्स जो है वो किस चीज़ के बने हुए हैं? आरएनए और प्रोटीन के बने हुए हैं। They occur in the cytoplasm and are the sites where the protein synthesis occur. तो राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है वो प्रोटीन बनते हैं सेल में। Ribosomes may occur singly in the cytoplasm or in group or may be attached to the endoplasmic reticulum, thus forming the rough endoplasmic reticulum. तो राइबोसोम का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये जो है वो फ्री प्लॉट भी करते हैं साइटोप्लाज्म में। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के साथ भी अटैच होते हैं और माइट भी ये खुद जो है वो एक ग्रुप बनाकर भी जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अगर मेनली इनका फंक्शन क्या होगा? प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। राइबोसोम्स के दो यूनिट होते हैं, स्मॉल सब यूनिट एंड द लार्जर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट के साथ जो है वो स्मॉल सब यूनिट जो है वो अटैच होता है इस तरह से, तो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में जो आरएनए स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है वो होता है राइबोसोमल आरएनए, और इसी वजह से हम इनको राइबोसोमल ही कहते हैं क्योंकि ये राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं सेल के अंदर। तो आरएनए और राइबोसोमल आरएनए आर द टाइप ऑफ आरएनए व्हिच आर responsible for making the structure of ribosomes. Golgi body. The Golgi body was discovered by the Italian physician Camillo Golgi. तो कैमाइलो गोल्जी जो है वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है वो गोल्जी बॉडीज को डिस्कवर किया था सेल के अंदर। It was one of the first organelles to be discovered and described in detail because its large size made it easier to observe. तो डिस्कवरी में सबसे ज़्यादा जो डिटेल में स्टडी किया गया वो गोल्जी बॉडी पहला ऑर्गेनेल था जिसको स्टडी किया गया था क्योंकि इसकी साइज जो है वो मतलब प्रोमिनेंट थी सेल के अंदर। इसी वजह से इसको आसानी से जो है वो ऑब्जर्व किया गया था माइक्रोस्कोप में और इजीली स्टडी किया गया। It is important for proteins to be transported through Golgi body from where they are synthesized to where they are required in the cell. तो ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है वो गोल्जी बॉडीज करते हैं। तो गोल्जी बॉडीज जिस तरह से हम लोग देखें प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही थी राइबोसोम्स में, वहाँ से उस प्रोटीन को जो है वो पिक करते हैं और इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं डिफरेंट जो है वो सेल की डेस्टिनेशंस तक जहाँ पर उस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। The Golgi body is the sorting organelle
ऑफ द सेल। तो इसी वजह से हम इसको क्या करते हैं, सॉर्टिंग ऑर्गेनेल कहते हैं, क्योंकि ये सॉर्ट आउट करता है प्रोटीन्स को। द गोल्जी बॉडी consists of a stack of flat membrane bound sacs called cisternae। तो ये जो आप लोगों को नजर आ रही हैं प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स होती हैं गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के सिस्टर्न में। यही डिफरेंस होता है कि गोल्जी बॉडी के सिस्टर्न पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, जैसे कि एक के ऊपर एक जो है वो प्रेजेंट है पैरेलल फॉर्म में, जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में आप लोग देख रहे हो इरेगुलर फॉर्म में ये जो है वो प्रेजेंट है। The cisternae within the Golgi body consist of enzymes which modify the packaged products of Golgi body। तो सेकंड जो फंक्शन आ जाता है गोल्जी बॉडी का वो आता है पैकिंग का, मटेरियल को पैक करते हैं, एंजाइम्स को पैक करते हैं ताकि आगे जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सके। Proteins are transported from the rough endoplasmic reticulum to the Golgi body। तो प्रोटीन्स गोल्जी बॉडी की तरफ कैसे आती हैं, किसकी मदद से आती हैं, ये जो है वो एक और ऑर्गेनेल है जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। हम लोगों ने पढ़ा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम साइट होती है राइबोसोम्स की अटैचमेंट के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसाइज हो सके, और फिर वही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम अपनी वेसिकल्स में उस जो है वो प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट कर देता है गोल्जी बॉडी को, और फिर गोल्जी बॉडीज उसको पैक करके उसकी असली डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। इन द गोल्जी In the Golgi, proteins are modified and packaged into vesicles। तो वेसिकल्स में जो है वो गोल्जी क्या करता है, उन प्रोटीन्स को पहले मॉडिफाई करता है कि किस तरह की प्रोटीन रिक्वायर्ड है, जैसे कि बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोटीन की फॉर्म बन गई, उनको अब मॉडिफाई करना होता है। मॉडिफाई करने के बाद ये गोल्जियन वेसिकल्स में उनको पैक करता है ताकि जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सके। The Golgi body therefore receives protein made in one location in the cell and transfer these to another location within the cell where they are required। For this reason, the Golgi body can be considered to be the post office of the cell। तो इस काम के लिए गोल्जी बॉडी को पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की तरह ये भी जो है वो एक मैसेज को रिसीव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और फिर उस प्रोटीन को जैसे रिसीव करते हैं तो उसको मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई करने के बाद उसको पैक करते हैं और फिर उसको एक्चुअल जो एड्रेस होता है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो गोल्जी बॉडीज जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं, पैकिंग का काम करती हैं, मॉडिफिकेशन का काम करती हैं, ताकि जो है वो एक सेल की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट किया जा सके।